वेलकम व्यूअर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं तो आप कहेंगे आर्टिकल 12 टू 35। बट जनरली जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं जो कि राइट टू इक्वलिटी है, और 13 तक पढ़ते हैं, डायरेक्ट 32 पे चले जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। बट इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो जनरली हम उस पर कम ध्यान देते हैं, बट वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला आर्टिकल हम देखेंगे, वो आर्टिकल है आर्टिकल 12, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। हमारे स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा आएंगे। सेकंड हम देखेंगे गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद थर्ड जो है वो लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटीज़ में आएंगे म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, जिला परिषद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। ये सब चीज़ें लोकल अथॉरिटी में होंगे जो स्टेट के अंदर आते हैं। अदर अथॉरिटीज़ कुछ हैं बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। इसमें स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक LIC, ONGC, ETC आएंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल कोऑपरेटिव भी स्टेट के अंदर आएंगे। इसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU जो है वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। एंड वैसे अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के द्वारा बनाए गए हैं, अथॉरिटी क्रिएटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और ए लॉ। प्राइवेट एंटिटीज़ आर नॉट अंडर स्टेट, मतलब कहा जा रहा है कि प्राइवेट एंटिटी जो हैं वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएंगे अनलेस दे परफॉर्म पब्लिक फंक्शन अंडर स्टेट कंट्रोल और फंडिंग। जब तक कि वो स्टेट के अंदर फंक्शन नहीं करते हैं वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 13। अंडर आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म लॉ हैज़ ब्रॉड एंड इंक्लूसिव मीनिंग, or any law that violate fundamental right it declare void। under article 13 of constitution law की broad और inclusive meaning है, और any law that violate fundamental right is declare void to extent that violation। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसे पूरा नहीं, जिस हद तक वो वायलेट करेगा उस चीज़ को हम वहाँ से निकाल देंगे। अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में कहा जा रहा है कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स इज़ वॉइड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अगर कोई लॉ है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उसे वॉइड कंसिडर कर दिया जाएगा। अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में कहा जाता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ डेट टेक अवे और अब्रीच फंडामेंटल राइट्स। मतलब स्टेट वैसे लॉ को नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन ले। अब लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक्ट पास बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। वैसे एक्ट जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया हो। टेम्पररी लॉ, ऑर्डिनेंस इशू बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर। वैसे ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा पास किया गया हो। जब हमारा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इमरजेंसी के केस में ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जो लॉ के जैसा ही काम करता है। सबऑर्डिनेट या डेलीगेशन लेजिस्लेशन, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, बाई लॉ ETC come under subordinate delegation legislation issued under authority delegated by legislature। वैसे अथॉरिटी जिनको ये अधिकार है कि वो पास कर सकें। फोर्थ हम देखेंगे कस्टम्स एंड यूजेस ओनली इफ़ दे हैव फोर्स ऑफ लॉ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं हिंदू पर्सनल लॉ,
based on custom. Shariat Act for Muslim. इसके बाद फिफ्थ हम देखेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. Laws in existence before 26 January 1915 must conform to fundamental rights or become void. इसमें कहा जा रहा है कि संविधान के लागू होने से पहले वैसे लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हैं उसे वॉइड कर दिया जाएगा. अब हम देखेंगे कि क्या लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता है. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 के अंदर, वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता है. ये केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया था. अनलेस इट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जब तक वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं आएगा. आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर फंडामेंटल राइट. इट इज ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A. इसमें कहा जा रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो एक लीगल राइट है आर्टिकल 300A के अंडर. नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 31A एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951. प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म फ्रॉम बीइंग स्टक डाउन अंडर आर्टिकल 14 एंड 19. ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है लैंड रिफॉर्म को स्टक डाउन होने से अंडर आर्टिकल 14 एंड 19. इसमें कहा जा रहा है कि नो कोर्ट शेल डिक्लेयर सच लॉ वॉइड इफ दे डील विथ एबोलिशन ऑफ जमींदारी, एक्विजिशन ऑफ स्टेट, टेकिंग ओवर प्रॉपर्टी बाय स्टेट. मतलब इसमें कहा जा रहा है कि वैसे लॉ जो स्टेट के द्वारा किसी पर्सन का प्रॉपर्टी लेने से रिलेटेड हो, जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने से रिलेटेड हो, किसी प्रॉपर्टी को ग्रहण करने से रिलेटेड हो, तो वैसे लॉ को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे आर्टिकल 31B. एनी लॉ प्लेस इन 9th शेड्यूल प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू इवन इफ इट वायलेट फंडामेंटल राइट्स. इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल में रखा गया है उसे प्रोटेक्ट किया गया है जुडिशियल रिव्यू से, चाहे वो किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ही क्यों ना करे. नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 31C. एनी लॉ इज मेड टू गिव इफेक्ट टू आर्टिकल 39 क्लॉज B एंड 39 क्लॉज C एंड इफ इट वायलेट आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14 इट शैल बी वैलिड. इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई लॉ बनाया गया है जो आर्टिकल 39B एंड 39C को प्रमोट कर रहा है, तो चाहे वो आर्टिकल 19 या आर्टिकल 14 को वायलेट ही क्यों ना करे, वो लॉ वैलिड होगा. इसमें DPSP को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं. आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टॉप कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात किया गया है. आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा. इट गारंटी द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. मतलब ये आर्टिकल कह रहा है कि हमारे पास राइट है डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है. इसके अंदर कुछ सब क्लॉज हैं जो हम एक एक करके देखते हैं. आर्टिकल 32 सब क्लॉज 1 राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसमें कह रहा है कि हमारे पास राइट है सुप्रीम कोर्ट में जाने का अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है. नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रीट इशू करेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए. आर्टिकल 32 में 5 तरह के रीट्स का जिक्र किया गया है. हैबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सैरशोररी, क्यूओ वारंटो. नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3. इसमें कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में एम्पावर एनी अदर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है
कि वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी किसी और भी कोर्ट को एम्पावर कर सकता है रीट्स जारी करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 32 क्लॉज 4। राइट अंडर आर्टिकल 32 कैनॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 में कहा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं सस्पेंड किए जाएंगे। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रीट पिटीशन किसके द्वारा फाइल किया जाएगा, तो इसमें कहा जा रहा है कि कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन हुज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। वैसे पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं या उनके अलावा उनके फेवर में या तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या कोई भी उनसे रिलेटेड पर्सन ये रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है रीट्स फाइल करने का, जैसा कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब एक एक करके पांचों रीट्स को हम पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म में। कंटेंट में होगा कौन कौन से रीट्स हैं, ये रीट्स हम किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं और किस कंडीशन में फाइल कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स भी हम देखेंगे। पहला रीट्स है वो है हैबिस कर्पस। ये हम स्टेट या एनी पर्सन के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। ये इलीगल डिटेंशन के केस में फाइल किया जाता है। ये फास्टेस्ट है एंड इवन फॉर प्राइवेट डिटेंशन। नेक्स्ट रीट है मैंडेमस। पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट हम फाइल करेंगे टू परफॉर्म ड्यूटी। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट रीट्स जारी करेगा, और ये प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। ये लोअर कोर्ट के अगेंस्ट फाइल किया जाएगा टू स्टॉप इलीगल ट्रायल, और ये जजमेंट देने से पहले फाइल किया जाएगा। नेक्स्ट है सर्शियोररी। ये भी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट फाइल किया जाएगा टू क्वेश्चन द डिसीजन गिवन। मतलब कोई डिसीजन दे दिया गया है जो इलीगल है, उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट सर्शियोररी रीट्स लागू करेगा। नेक्स्ट है क्यो वारंटो। ये पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट फाइल होगा। चेक पोस्ट लेजिटिमेसी। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट पूछेगा किस हक से तुम इस पोस्ट पे बैठे हो। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 33। पार्लियामेंट कैन पास ए लॉ टू रेस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू आर्म फोर्स, पारामिलिट्री, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंट एजेंसी एंड एनालॉगस सर्विस। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो पुलिस फोर्स हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 34। ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ मार्शल लॉ या आर्मी लॉ इन ए पर्टिकुलर एरिया। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो एनी एक्शन इवन इफ इट वायलेट फंडामेंटल राइट्स इज कंसिडर लीगल। मतलब अगर कोई एक्शन लिया गया है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को या किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो लीगल ही होगा। मतलब इसमें कह रहा है कि मार्शल लॉ के लागू होते समय अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो वो लीगल है। ये हम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ये पावर पार्लियामेंट के पास ही है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे आर्टिकल 35। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो लॉ बना सकता है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो लॉ बना सके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है तो उसे कमेंट करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।